Everyone, welcome you all. Today we will discuss a very important update from international relations that India and EU have concluded its free trade agreement negotiations, and we termed it as mother of all deals. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है that we have concluded the negotiations of free trade agreement and हमने उसको बोला है mother of all deals. तो why mother of all deals? That is, it means it holds a significant importance for both of us, India and EU. That's why it is considered as mother of all deals, and not only for India and EU, but in the current global perspective, in the current global world order, that is a very important update. अब मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों उसको कंक्लूड क्यों कहा गया है, तो वी हैव डिस्कस दिस क्योंकि वी नो ऑल कि कैसे यूएस का इम्पैक्ट है, जो टैरिफ वॉर इंडिया पे चल रहा है, जो टैरिफ्स हैं, इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्ज करना चाह रहा है, सेम फॉर विद ईयू, जो भी करंट पर्सपेक्टिव्स हैं, जो भी डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, तो बोथ इंडिया एंड ईयू वांट टू डेवलप मल्टी अलाइनमेंट एंड उस डायरेक्शन में ये बहुत बड़ा मेजर डेवलपमेंट है. ये एफटीए पे डिस्कशंस काफ़ी आई थिंक 5-10 ईयर्स से ये नेगोशिएशंस चल रहे थे एंड फाइनली both countries have concluded it. As Prime Minister have stated that people across the world are calling it as mother of all deals, and this agreement brings immense opportunities for India's 140 crore people and millions across European nations, because this agreement that nearly represents 25% of global GDP, okay, and about 1/3 of global trade. तो वी विल फर्दर डिस्कस कि इंडिया ईयू के जो रिलेशंस हैं उसकी टाइमलाइन क्या है. तो 1962 में ये जो इंगेजमेंट है स्टार्ट होता है जब इंडिया की यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के साथ फर्स्ट रिलेशंस बिल्डअप होना शुरू होते हैं. इन 2000 वी हैव द फर्स्ट इंडिया ईयू समिट इन लिस्बन, एंड अभी जो रिसेंटली आज 27 जनवरी को आज जो इंडिया ईयू समिट हुआ है दैट इज़ 16th इंडिया ईयू समिट. ओके, दिस इज़ 16th समिट. तो एंड फिर आगे ये 2020 एक इम्पॉर्टेंट ईयर था क्योंकि 2020 में वी अडॉप्टेड इंडिया ईयू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. एक रोड मैप अडॉप्ट किया गया था कि फर्दर आगे वाले ईयर्स के लिए 2025 जो भी स्ट्रैटेजीज़ और जो रोड मैप फॉलो होगा दैट इज़ 2025 में एक न्यू स्ट्रैटेजिक एजेंडा रीइंफोर्स किया गया था. एंड 2026 में वी हैव सीन कि कैसे इंडिया एंड ईयू के जो रिलेशंस हैं दैट आर बिगनिंग टू अ न्यू हाइट्स. और इंडिया ईयू के रिलेशंस हमने देखा फॉर द फर्स्ट टाइम यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रिपब्लिक डे अटेंड किया इंडिया का, एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम. अगर हम और इंडिया ईयू एंगेजमेंट के पिलर्स को देखें तो दीज आर सम पिलर्स ऑन विच द रिलेशंस आर एक्सपेंडिंग. इसमें जैसे अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट देखें तो जैसे एक ये माइग्रेशन एंड मोबिलिटी है, मोबिलिटी एग्रीमेंट. तो मोबिलिटी एग्रीमेंट पे भी साइन करने की बात चल रही है. मोबिलिटी एग्रीमेंट बेसिकली कि जो इंडियन टैलेंट है, जो इंडियन पीपल हैं जो बाहर जाके वर्क करना चाहते हैं, स्टडीज़ किसी भी पर्पज़ से जाना चाहते हैं, तो उसके रिलेटेड एक एग्रीमेंट साइन होगा बिटवीन इंडिया एंड ईयू. तो जो इंडियन टैलेंट है दैट कैन हैव एन ऑप्शन, क्योंकि वी आर सीइंग कि यूएस में वीज़ास को लेके जो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वी हैव एन ऑल्टरनेटिव अगर ये सक्सेसफुल होता है. तो साथ में एक डिफेंस एंड सिक्योरिटी के ऊपर भी एक एग्रीमेंट साइन होने के चांसेस हैं अपॉन डिफेंस एंड सिक्योरिटी. तो ये सारा है अभी इंडिया ईयू रिलेशंस. इन शॉर्ट वी हैव डिस्कस्ड. नाउ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से दीज आर ऑल फॉर एनालिसिस पर्सपेक्टिव, थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से वी शुड नो कि करंट में क्या चल रहा है. बट वी हैव सीन कि प्रीलिम्स में जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड आ सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ईयू पे आ सकता है कि ईयू एज एन ऑर्गेनाइजेशन. तो वी विल डिस्कस अबाउट ईयू. तो ईयू फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है, ठीक है, मिलिट्री यूनियन नहीं है. नेटो इज़ अ मिलिट्री यूनियन, इज़ अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, बट यूरोपियन यूनियन इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन.
जिसमें 27 मेंबर नेशंस हैं. रिसेंटली वी हैव सीन इन 2020 कि यूके ने ब्रेक्जिट किया था. तो यूके का ब्रेक्जिट, इसके हेडक्वार्टर्स हम देखें तो मोस्टली ब्रुसेल्स में है, और जो जुडिशियल है, जो कोर्ट वाला है, वो लग्जमबर्ग में है. करेंटली अभी 27 मेंबर्स हैं. क्या सारे यूरोप के कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं? तो वी शुड नो कि हाँ नहीं है. ये मैंने एक मैप अटैच कर रखा है जिसमें सारे मेंबर कंट्रीज़ के बारे में मेंशन है कि किस कंट्री ने कब ज्वाइन किया. कुछ अभी भी ऐसे मेंबर्स हैं जो अभी कैंडिडेट हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल टर्की है, सर्बिया है, मोंटेग्रो है, अल्बानिया है. ये सब अभी मेंबर्स, नॉर्थ मैसेडोनिया है, ये सब कैंडिडेट कंट्रीज़ हैं, मतलब इन्होंने अप्लाई करा हुआ है बट दे आर नॉट द मेंबर्स. ओके, तो ये आपको याद रखना है. इसके बाद अगर हम यूरोपियन यूनियन का बैकग्राउंड देखें तो यूरोपियन यूनियन जो है एक पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो यूरोप में जो इतना फ्रेगमेंटेशन था उसको यूनाइट करने के लिए इस यूरोपियन यूनियन को फॉर्म किया गया था, ताकि आगे फर्दर इकोनॉमिक कॉपरेशन के बेसिस पे यूनिटी को इंश्योर किया जा सके. तो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है एक, और सबसे इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बेसिस पे कि ऑल द कंट्रीज़ आर डेमोक्रेटिक, इस बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन बनी. तो अगर हम इसका फॉर्मेशन देखें कि कैसे स्टेप बाय स्टेप विद द डिफरेंट ट्रीटीज़ कैसे ये फॉर्म हुई, तो लेट्स स्टडी दिस. 1951 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, जहाँ से बिगनिंग हुई थी. बिगनिंग से यूरोपियन यूनियन नहीं फॉर्म हुई है. यूरोपियन यूनियन तो काफ़ी बाद में जाके इसका ये डेवलप हुआ है. फर्स्ट इसको नेम दिया गया था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी. तो इसमें आई थिंक 6-7 कंट्रीज़ थी जो फर्स्ट इसका पार्ट थे. दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप. फिर 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम होती है, जिसमें यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ को नाम दिया जाता है, इस्टेब्लिश की जाती है, और एटमिक एटमिक एनर्जी के बेसिस पे भी कुछ उनके बीच में कोलैबोरेशंस होते हैं. फिर 1965 में मर्जर ट्रीटी होती है, तो डिफरेंट कई सारे जो EU इंस्टीट्यूशंस थे उनको यूनिफाई किया जाता है. दैट 1985 में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शेंजन एग्रीमेंट. ये जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं EU की, वहाँ पे पासपोर्ट फ्री ट्रैवल हो सकता है. तो ये पासपोर्ट फ्री ट्रैवल जोन है, जिसमें जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो फ्रीली ट्रैवल, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट पासपोर्ट. फिर 1986 में सिंगल यूरोपियन एक्ट आता है. इससे जो सिंगल मार्केट है, जो कॉमन मार्केट है, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से कॉमन मार्केट की बात होती है. तो दिस इज़ फ्रॉम दिस एक्ट. फिर 1992, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, क्योंकि फॉर्मली जो यूरोपियन यूनियन है वो इसी के थ्रू स्टैब्लिश होती है. जितने पुराने ये कम्युनिटीज़ एंड ये जो पुराने इंस्टीट्यूशंस थे, इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नोन एज यूरोपियन यूनियन, और यहीं से EU सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी आता है. लिस्बन ट्रीटी 2007 की है. इसमें मॉडर्नाइज किया जाता है, एफिशिएंसी को रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं. तो शेंजन एग्रीमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट विच इज़ अबाउट पासपोर्ट फ्री ट्रैवल, और एक मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो कि फॉर्मली यूरोपियन यूनियन को फॉर्म करता है. एंड अगर हम देखें, वी ऑल नो कि ब्रेक्जिट हुआ था, UK एग्जिटेड इन 2020. अच्छा, अब एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं दैट वी शुड नो कि यूरोपियन यूनियन में हमने देखा है कि यूरो एक कॉमन करेंसी है. तो क्या ये सारी कंट्रीज़ की कॉमन करेंसी है? तो आंसर इज़ नो. देयर आर सम कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल डेनमार्क एंड UK भी, बिफोर ब्रेक्जिट UK भी, एंड कुछ कंट्रीज़, आई थिंक 6-7 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर यूरो इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ कॉमन करेंसी. उनकी खुद की अपनी करेंसी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस, एंड क्या शेंजन एग्रीमेंट में सारी कंट्रीज़, जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो क्या सारी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं? तो नो, जितनी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं वो सारी शेंजन एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है. क्या आउटसाइड यूरोप की कंट्रीज़ इसका पार्ट है? तो येस. तो कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है बट दे आर द पार्ट ऑफ शेंजन एग्रीमेंट. तो ये दोनों ही चीज़ें हैं. ठीक है, तो अब ये एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है कि कैसे यूरोपियन यूनियन फंक्शन करती है. यूरोपियन काउंसिल है, यूरोपियन पार्लियामेंट है, काउंसिल ऑफ EU, फिर एक यूरोपियन कमीशन है, ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, एक कोर्ट ऑफ जस्टिस है फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, एक सेंट्रल बैंक है फॉर यूरोजोन दैट मीन्स जहाँ पे सारी कंट्रीज़ जहाँ पे यूरो एज अ कॉमन करेंसी वर्क करता है. तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है. ओके,
नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. एंड यूरोपियन यूनियन बिकॉज ऑफ दिस ऑल, ये जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये सारी चीज़ें, इट्स बिकम एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स. तो we should study it holistically. So thank you for today, and we will come up with a new video on different topics. Thank you.